अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी वही हो रही है। ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर कर दूं। हम जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं और प्रॉम्प्ट की मदद से हम जो है कोडिंग सीख रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं वाइब कोडिंग का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए वेबसाइट्स बना लेता है, ऐप्स बना लेता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, सवाल ये जनरेट होता है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ये चीज़ टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, फिर एक डेवलपर की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यानी कि वैलिड भी है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ये है कि जब तक डेवलपर्स ना होंगे, यानी कि वो जो कोड जनरेट होगा जो कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जनरेट करेगा या कोई भी वेबसाइट वो बनाएगा, तो वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर सकता। ना वो उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के बारे में, ना वो उस चीज़ को देख सकता है जितना डेवलपर देख सकता है, क्योंकि डेवलपर ने वो चीज़ सीखी होती है। उसने उसके जो मेन कंपोनेंट्स है उससे वो गुजरा होता है, उसको पता होता है कि आया कि अगर कोई वेबसाइट की यानी कि स्लो परफॉर्मेंस आ रही है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। अगर कोई इसमें बैकएंड का इशू आ जाता है, कोई एपीआई हिट नहीं हो रही, उसमें क्या रीज़न हो सकती है। अब ये जो है एक नॉन टेक्निकल बंदा टैकल नहीं कर सकता। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये यानी कि बन सकता है, ये हो सकता है और कि नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो अगर एक वेबसाइट बनाता है, उसकी निस्बत अगर एक डेवलपर बंदा अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और प्लस एआई का यूज करते हुए वेबसाइट बनाता है, तो वो डेवलपर वाली वेबसाइट जो है वो ज्यादा वैलिड है, वो ज्यादा अच्छी है। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको पता है कि हम जो है वो प्रॉम्प्ट की मदद से ना सारा कुछ यानी कि टैकल कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रॉम्प्ट पे डिपेंड है। अब मैं एक पॉइंट क्लियर जो मेन करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने ना अपने माइंड से ये क्वेश्चन निकाल देना है कि हम जो है ना कि प्रॉम्प्ट की मदद से हम जो है वो हर चीज़ जो है वो डेवलप करवा लेंगे। ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि हम जो है प्रॉम्प्ट की मदद से हर चीज़ बना लेंगे, हमें खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको मैं ना आज एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आज लेटेस्ट सर्चिंग की मैंने और मेरे सामने एक स्टैट्स आए, स्टैट्स बड़े मजे के हैं कि उसने बोला है कि 2026 में ना दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि मुकम्मल तौर पे ना एआई पे डिपेंड हो रहे हैं, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि एआई उन्हें यानी कि यूज करना आ गया है, प्रॉम्प्ट देना आ गया है उन्हें, ठीक है, एआई से बात करनी आ गई है, एआई को सवाल देना आ गया है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सुकून से बैठ के चाय पीते हैं, हमारे सारे का सारे काम एआई करेगा। अब ऐसे बंदे जो है ना जो मुकम्मल तौर पे एआई पे डिपेंड हो रहे हैं, उनका क्या नुकसान उन्हें होगा या क्या नुकसान हो रहा है। और एक दूसरे बंदे जो सेकंड टाइप डिस्कस की, उसने उसने ये बोला है कि एक वो बंदे हैं जो कि एआई का यूज भी कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं, और वो बंदे जो हैं वो ज्यादा यानी कि मेच्योर हो रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, और वो प्रो यानी कि आप समझ लें कि वो स्मार्ट बनेंगे इन फ्यूचर। अब उसने एग्जांपल दी दूसरे बंदों की, जो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ ताकि ये जो कंफ्यूजन है ना हमारे माइंड में कि हम जो है ईच एंड एवरीथिंग प्रॉम्प्ट की मदद से हम बना लेंगे, हमें खुद कुछ भी सीखना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ को समझना दूर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, इनको हम पसे कुछ डाल देंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे लिए डेंजरस है। हम जस्ट अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, हम एआई पे डिपेंड होंगे, हमारी क्यों कोई जो है ना वो अपने से लर्निंग नहीं होगी। एआई तो आगे से ट्रेन है, इसने और ज्यादा ट्रेन हो जाना है। तो उसने एग्जांपल दी कि ऐसे बंदे जो हैं जो मुकम्मल तौर पे एआई पे डिपेंड कर रहे हैं, एआई पे इंसार कर रहे हैं, उनको नुकसान ये हो रहा है कि अगर वो फर्ज करें एक वेबसाइट बनाने बैठे हैं, फर्ज करो मैं एक यानी कि ऐसा बंदा हूँ जो कि उस पर डिपेंड कर रहा हूँ एआई पे मुकम्मल तौर पे, मैंने एक वेबसाइट बनानी है, मुझे प्रॉम्प्ट का तरीकेकार आता है, अच्छा यार प्रॉम्प्ट ऐसे ऐसे दें, तो कोड आता है, कोड को उठा के कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करके हम जो है फाइल्स के अंदर रखें, फाइल्स के बाद रखने के बाद वेबसाइट बना लें। ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट बनानी है, मैं बैठा हूँ, मैंने जो प्रॉम्प्ट राइट किया कि अच्छा मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट बना दो। अब एआई ने क्या किया, अब एआई ने ना मुझे कोड को जनरेट कर दिया है, मैंने फाइल्स भी उठा के कोड उठा के ना वो फाइल्स में रख दी है जहां जहां उसने बोला है। अब मसला ये आएगा कि मैंने जब फाइल्स कॉपी पेस्ट की, उसको रन करने की कोशिश करूंगा, वो रन भी हो गया, मेरी वेबसाइट जो है वो उसका यूआई भी ओपन होके आ गया।
अब मैंने किया क्या है, मैंने एक काम को कितने घंटों में किया होगा ये सारा काम, फर्ज करो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि वेबसाइट यानी कि मुझे बना दो, उसने सारी फाइल्स का कोड जनरेट कर दिया, पहला जो फाइल का उसने कोड जनरेट करके दिया, फर्ज करो कि एक लैंडिंग पेज उसने बना के दिया। अब लैंडिंग पेज में ना इशू ये आया कि उसने ना नैव बार में इधर यानी कि सेंटर में आना चाहिए, उसने नैव बार इधर कर दिया, कुछ हिस्सा उसका इस साइड पे कर दिया। अब जारी बात है, मैं तो जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं की, मैंने जस्ट कोड को कॉपी किया है, कॉपी करके पेस्ट किया है। अब मैंने इस छोटे से हिस्से की ना यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, इसमें चेंजेस करवानी है कि ये जो हिस्सा है ना इस साइड पे है और ये इस साइड पे ये सेंटर में आ जाए। अब जारी बात है, मैं फिर किसका सहारा लूंगा, प्रॉम्प्ट का सहारा लूंगा। मैं फिर वो कोड उठाऊंगा, फाइल उठाऊंगा, उठा के फिर फेंकूंगा, फिर देखूंगा अच्छा भाई अब कब एआई वो जनरेट करके देता है, फिर मैं उठा के पेस्ट करूंगा, फिर चेक करूंगा। अब हो सकता है कि वो छोटा सा मसला सोल्व करने के लिए ना उस बंदे को 3 से 4 घंटे लग जाए। अब टू दी पॉइंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि वो बंदे जो हैं अगर वेबसाइट बनाने बैठे हैं या कोई भी चीज बनाने बैठे हैं तो उन्हें 4 से 5 घंटे मस्ट है। लेकिन अगर दूसरे बंदों की मैं एग्जांपल दूं, स्मार्ट लोगों की एग्जांपल दूं जो कि एआई का यूज भी कर रहे हैं, एआई से अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा इसने ये सवाल किया, अच्छा कोड जनरेट किया तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, इसने ये कोड जो है ये यूज करके दिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट भी गेन कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, फर्ज करें उनको इशू आ जाता है कि ये कोड का इधर इधर पड़ा हुआ है, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है, उनको एग्जैक्ट पता चल जाएगा मसला कहाँ आ रहा है, किस यानी कि वो यानी कि फाइल में इशू आ रहा है या कोई प्रॉप्स का इशू है या कंपोनेंट्स का इशू है या कोई स्टाइलिंग में इशू है। वो एग्जैक्ट यानी कि विद इन सेकेंड्स वो मसले को पहचान लेंगे। अब आप खुद ही एनालिसिस में कर सकते हो कि एक वो बंदे जो यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है, और एक वो बंदे जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट्स जो थे आज के स्टेट्स में मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए ताकि आपके माइंड में जो शायद प्रॉम्प्ट का आपके माइंड में होगा कि हम हर चीज़ प्रॉम्प्ट की मदद से बना लेंगे, तो ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी थी। तो अब ना हम बेसिकली अपना जो कोर्स है ना रिएक्ट का हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था अपनी ईद से पहले भी क्लासेस में उसमें हमने कंडक्ट किया था। कुछ हिस्सा हमने कवर किया था, हमने रेपो का तरीके का देखा था किस तरह क्रिएट होनी है, कंपोनेंट्स पे हमने सॉरी उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर्स पे हमने बात की, उसको हमने डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। यानी कि हम अंडरस्टैंडिंग भी साथ कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पे रिलाई नहीं कर रहे हैं एआई पे। अब आपको एक और सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। इन केस सोचो कि अगर हम प्रॉम्प्ट का ही यूज करें, अंडरस्टैंडिंग ना करें, इन फ्यूचर वैसे तो ये नहीं होगा क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा यानी कि इसमें इंक्रीमेंट होगा, एक्सटेंड चीज़ें हो रही हैं और ज़्यादा होंगी। अब जस्ट ओनली एग्जांपल आप ये यानी कि वो कर लो कि कंसीडर कर लो कि आने वाले दिनों के लिए ना या आने वाले सालों में ना जितने भी एआई टूल्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि जो बंदे एआई पे डिपेंड कर रहे हैं, एआई पे मुकम्मल तौर पे अपना यानी कि दारोमदार रखा हुआ है, उनका क्या बनेगा फिर। जारी बात है उन्होंने टाइम ही वेस्ट किया होगा अपना। अब फर्ज करें कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये सारे एआई टूल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन वो बंदे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है, जिन्होंने अपने आप को यानी कि उस चीज में लगाया है, जारी बात है वो यानी कि अपनी फील्ड्स में अपनी जहाँ जहाँ वो जॉब्स कर रहे होंगे या अपना कोई बिजनेस रन कर रहे होंगे वो उस चीज को लेके चल चल रहे होंगे। क्यों चल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको कॉन्सेप्ट पता है, वक्त के साथ साथ वो उस चीज को और ज्यादा यानी कि डीपली जाके अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसलिए हमें जो है अपनी यानी कि एआई स्किल भी सीखनी है, स्किल के साथ साथ हमने जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। तो आज की क्लास का जो मेन लुब्बे लुबाब है वो यही है कि आज जो है हमने यानी कि कुछ रिएक्ट के मेन कंपोनेंट्स को सीखना है, ठीक है, उसका लॉजिक लेना है, उसका डीप कॉन्सेप्ट गेन करना है। उसके बाद हमने कुछ एआई का भी यूज करना है ताकि हमें जो है एआई का भी साथ साथ अटैचमेंट रहे और हमारा जो कंपोनेंट है, हमारी जो थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट है वो भी हमें गेन होता रहे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ही यानी कि पहले थ्योरी को ही स्टार्ट करें फिर प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे ना, फिर आपने बोर हो जाना, आपने कहना ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये हमसे नहीं होगा, स्किप कर देंगे आप। लेकिन हमने इसको ना एक वो कह लें कि एक क्रिएटिविटी माइंड से लेके चलना है कि हमने थ्योरी को भी साथ लेना है, ठीक है, साथ हमने प्रैक्टिकल वर्क भी करना है ताकि दोनों चीज़ों को हम ग्रैब करें, दोनों चीज़ों को गेन करें और हम जो है एक अच्छे जो डेवलपर्स हैं वो बन सकें ताकि मार्केट में हम अपनी अच्छी सर्विसेज दे सकें। कोई हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे रिएक्ट के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, हम तुरंत जवाब दें। मेन चीज़ यही हमारी स्टडी का होगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको बात बताई है, इम्पोर्टेंट थिंग्स थी ये, आप सब ने उसको अंडरस्टैंड किया है
और इंशाल्लाह जो है आप इस पे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है ना बेसिकली सबसे पहले सीखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि हमने रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है तो ये मेन चीज़ें सीखनी हमारे लिए अहम है, क्योंकि इनको हम नहीं सीखेंगे क्योंकि ये यूज़ यही ज़्यादा होती है। मोस्टली तौर पे 60-70% कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स के बगैर फाइल नहीं बन सकती। तो इसलिए हमें जो है मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो उसकी बैकबोन है उसको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ना हम बात ये करते हैं कंपोनेंट्स बेसिकली होता क्या है। अब देखिए ना कंपोनेंट्स का माइनिंग क्या है, कंपोनेंट का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है। कंपोनेंट से मुराद एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसको हम जो है पार्ट्स की फॉर्म में तकसीम कर दें। यानी कि टू दी पॉइंट बात आपको बताऊं कि रिएक्ट में कंपोनेंट से क्या मुराद है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम जो समझे इसमें, रिएक्ट में कंपोनेंट से मुराद ये हो सकता है कि रीयूजेबल यूआई ब्लॉक। यानी कि इसका क्या मुराद है, यूआई से मुराद यूजर इंटरफेस, ब्लॉक से मुराद यानी कि वो एलिमेंट्स, वो सारे कोड्स फिक्चर्स। अब इससे क्या मुराद है, एक सिंपल सी ना डेली लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। फर्ज करें हमारा एक होम है, इसमें मल्टीप्लाई चीजें होती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई चीजों से क्या मुराद, डोर होता है, विंडो होता है, फैन, लाइट। अब मुझे ये बताएं डोर का काम क्या है, बंदे ने जब आना है या जाना है डोर ऑन होगा या ऑफ होगा या क्लोज होगा, ठीक है। अब विंडो का काम क्या है, या तो विंडो ऑन है, सारी बात एयर आएगी एयर जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कोई बंदा विंडो से तो नहीं ना रूम में अंदर आएगा। जब भी वो आएगा वो डोर की मदद से आएगा। यानी कि बात ये करने का मकसद ये है कि हर जो चीजें इधर चार मेंशन की गई है, हर एक चीज की अपनी यूनिक एबिलिटी है, अपनी एक यूनिक खासियत है, जिसकी वजह से जो घर है वो मल्टीप्लाई चीजों का कम्बिनेशन कह सकते। अब ये चार चीजें देने का मकसद क्या है। अब बेसिकली देखिए ये लाइट क्या है, लाइट का फीचर क्या होता है कि हमें रोशनी देती है। अगर लाइट ना हो तो जारी बात है अंधेरा। अब मुझे ये बताएं क्या डोर हमें रोशनी दे सकते हैं। अंडरस्टूड बात है, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है। तो हम वी कैन से डैट कि ये जो चार चीजें हैं ना बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं। आई होप कि आपने जो डीप कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश की है कि कंपोनेंट से मुराद क्या होता है। कंपोनेंट से मुराद ऐसे रीयूजेबल यूआई ब्लॉक होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई टाइम यूज कर सकते हैं। आगे हम इसको और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आप ये घर की एग्जांपल अपने माइंड में रखें कि जिस तरह हमारे घर में चार चीज़ें फर्ज करें होती हैं, डोर, विंडो, फैन, लाइट। अब हर एक चीज़ की अपनी यूनिक एबिलिटी है, हर एक चीज़ की अपनी यूनिकनेस है। अब हर चीज़ अपनी यूनिकनेस के हवाले से बिहेव करती है। तो इसलिए जो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स हैं उसमें भी जो हम फाइल्स बनाते हैं हर फाइल्स की अपनी यूनिकनेस होती है, ठीक है। आगे एक और डेली लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि तुम एक रेस्टोरेंट ऐप बना रहे हो। फर्ज करें कि आप एक ऐप बना रहे हो, किसी पिज्जे वाले की ऐप बना रहे हो। आपने क्या किया, जारी बात है आप नैफ बार भी बनाओगे। अब नैफ बार क्या होगा, अब फर्ज करें इधर और आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, सवाल इधर भी हमारा क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हम जस्ट कोड उठाते हैं, कोड उठा के पेस्ट कर देते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आप अपने आप को डेवलपर कहते हो, आपने ये वेबसाइट बना ली है, आपने ये चीज़ बना ली है, मुझे नैफ बार का तो बताओ जरा, नैफ बार क्या होता है। तो हमने क्या एक दूसरे का मुंह देखना है उधर के, हमें भैया नैफ बार तो पता ही नहीं है हमें। तो इसीलिए हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग इधर से भी पॉइंट वो क्लियर कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग करना वो मस्ट है। अब देखिए उसने एग्जांपल दे के फर्ज करो तुम एक रेस्टोरेंट ऐप बनाते हो या किसी भी पिज्जे वाले की ऐप बनाते हो। तुम्हारा काम क्या है कि तुम क्या बनाओगे, सबसे पहले नैप बार बनाओगे। सारी बात है मेन्यू लिस्ट बनेगी तो आगे काम चलेगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, फूड कार्ट बनाओगे। फर्ज करो कि तुमने हीरो सेशन बना दिया। उसके बाद क्या करोगे, तुम कार्ट का एक यूआई बनाओगे। कार्ट की यूआई से क्या मुराद है, जहां से ऑर्डर आएंगे। एट दी एंड तुम क्या करोगे, एक फुटर बनाओगे जहां तुम्हारी और यानी कि वेबसाइट की इन्फो लिखी होगी कि ये वेबसाइट किस बंदे की है, उसका जो कंटेंट नंबर वो क्या है, जीमेल वगैरह वो क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये डेली लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश की है। अब देखें ये नैफ बार क्या है, ये लैदा कंपोनेंट है। नैफ बार का काम अब फुटर तो नहीं ना कर सकता। अब इसी तरह जो कार्ट है, कार्ट का काम ये जो हमारे पास फर्ज करें बर्गर वाला हीरो सेशन वो तो नहीं ना कर सकता। यानी कि पेमेंट जब भी होगी वो कार्ट की मदद से होगी, ठीक है। तो ये बात करने का मकसद ये चार चीजें जो है ना ये हर चीज की अपनी यानी कि अलग अलग यूनिकनेस है, अपना अलग अलग इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए यानी कि हम इस चीज को समझते हैं, इस चीज को टैकल करते हैं कि कंपोनेंट से मुराद एक ऐसे रीयूजेबल यूआई ब्लॉक हैं जिनको हम कोड में यूज कर सकते हैं। अब नीचे सिंपल सी रिएक्ट में अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि नैव बार में क्या होगा, ऊपर वाला फर्ज करें हमारा होम अबाउट और यानी कि कंटेंट का ऊपर पेज जो नैव बार बना होता है, ठीक है, वो नैव बार का कंपोनेंट आ गया।
फूड कार्ट में क्या होगा, जहाँ हमारी फूड शो हो रही है, ठीक है, यानी कि हमने जो भी ऑर्डर्स रखे हुए हैं, पिज्जा शवारमा बर्गर वट जो भी है, हमने अपने फूड कार्ट में लगाया हुआ है। कार्ट का ऑप्शन क्या हमें करेगा, हमें उस चीज को बताने की कोशिश करेगा कि भाई आपने अगर पिज्जा लेना है या शवारमा लेना है, आपको इतना पे करना पड़ेगा। फुटर क्या बताएगा, उस वेबसाइट के बारे में इन्फो बता रहा होगा। अब देखें ये चार चीजें क्या की हैं, ये लहदा फाइल्स में रखी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कंपोनेंट्स भी एग्जैक्ट बेटा यही चीजें हैं, और सॉरी यही चीजें हैं कि हमने जो है नैब बार लैदा किया है, फूड कार्ड लैदा किया, कार्ट लैदा किया, और फुटर हमने लैदा कर लिया। अब देखें कि हर चीज एक कंपोनेंट बनेगी। अब इससे क्या मुराद है कि उसने यानी कि क्लियर तौर पे ये बात बता दी है, इंस्ट्रक्शन बता दी है कि हर चीज जो है वो कंपोनेंट बनेगी। तो आई होप कि आपने जो कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो गेन किया है कि कंपोनेंट से क्या मुराद है, कंपोनेंट जो है वो किस तरह टैकल किए जा सकते। अब नीचे जरा और इसकी ना कंपोनेंट्स की टाइप पे चलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ना दो मेन टाइप्स है कंपोनेंट्स की। फिलहाल ना हम जो मेन टाइप्स की आ रही है ना फंक्शनल कंपोनेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं, जो कि ज़्यादा यूज होती है। अब ये ज़्यादा यूज इसलिए होती है क्योंकि इसमें इसकी रीज़न भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, बट पहले हमें इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको जानना ज़रूरी है। कहता है कि ये मॉडर्न रिएक्ट का स्टैंडर्ड है, यानी कि रिएक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड कह ले कि फंक्शन है, फंक्शनल कंपोनेंट्स जिसको हम नाम दे। अब इसकी निशानी क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फंक्शन, आगे वेलकम, ठीक है, आगे ये जो फंक्शन की निशानी है मेन। यानी कि अब हमें कोई भी इस तरह का अगर फंक्शन मिल जाए कोड के अंदर, हम तुरंत पहचान लेंगे भाई ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो मुझे ये बताओ क्या हम इस फंक्शन को पहचान सकते हैं, कभी भी पहचान नहीं सकते। अब इधर एक और चीज क्लियर हो रही है कि जब हमने HTML का यूज किया था H1 हमने देखा था। अब H1 से क्या मुराद है, ज्यादा हेडिंग। अब जारी बात है एक फंक्शनल कंपोनेंट लगा हुआ है, अब हम कोड की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, इस चीज को भी हमने समझना है, यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट्स लगा हुआ है। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर यानी कि एक हेडिंग लगी हुई है जिसके अंदर हो रहा है हेलो वलीद, यानी कि एक हेडिंग भी जाहिर हो रही है, एक इन्फो जाहिर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोड की मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब नीचे देखें जरा, रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, कहता है कि ये बिल्कुल मशीन जैसे होती है, इनपुट दिया आउटपुट आउटपुट मिल गया, यानी कि ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे आप इनपुट देते हो और आपको फौरी तौर पे आउटपुट जो है वो मिल जाता है। अब नीचे इसी फंक्शनल कंपोनेंट्स के ना एक एरो फंक्शन होता है, उसको भी हमने सीखना है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लेवल स्टैंडर्ड लेवल पे यूज हो रहा है। जो हम आगे रिएक्ट से आगे हमारी जो प्रोफेशनल लाइब्रेरी लैंग्वेज आती है, नेक्स्ट जेएस आती है, उसमें यानी कि इस चीज का बहुत ज्यादा यूज केस है। एरो फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ यही है, इधर फंक्शनल लगाया है, ठीक है, इधर कॉन्स लगा के वेलकम, आगे इज इक्वल्स टू, फिर हमने जो है वो राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है, आगे हमने फिर ये एरो का यानी कि साइन लगाया, मेन ये चीज फर्क कर रही है। और इसमें एक और चीज है कि इधर हम एक्सपोर्ट करते हैं बाई डिफॉल्ट, लेकिन इधर हमें एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। आई होप कि आपने ये दोनों चीजों को जरा टैकल किया है, देखा है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपने लाइन टू लाइन ही कोड याद करना। देखें कोड याद करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये कोड अगर आया है तो आया किस तरह से है, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज, मेन हमने वो कंसर्न है हमारा, हमने वो मैनुअली तौर पे तरीका नहीं अपनाना कि हमने वो रट्टा लगा के एक एक कोड याद करना, अच्छा इसका ये मायने है, इसका ये मायने है। जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सारा कुछ एआई के पास पड़ा हुआ है। हमारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज अगर हम बना रहे हैं तो किस तरह बना रहे हैं, मेन हमारा वो कंसर्न होना चाहिए। हमें याद करने से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आई होप कि आपने ये भी पॉइंट क्लियर कर लिया ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि पता नहीं हमें लाइन टू लाइन कोड ही याद करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे देखें, कहता है कि ये आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हो रहा है नेक्स्ट जैज वगैरह में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब नीचे एक ना डेली लाइफ एग्जांपल से इसने यानी कि उसको मुशाबत दी है। कहता है कि फर्ज करो कि आपने ना एक कार की फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है। अब इसमें ना एक फंक्शन कंपोनेंट्स लगा हुआ है और एक मशीन है। अब फर्ज कर लेना, इधर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इसने बहुत यानी कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के जरिए इस चीज को टैकल किया हुआ है। कह रहे कि आप फर्ज करो एक फैक्ट्री कार के ना एक ओनर हो, आपने कार की फैक्ट्री लगाई है, आपने एक मशीन ले आए हो कार बनाने वाली, फर्ज करो, ठीक है। अब जब आप एक मशीन ले आओ, मुझे ये बताओ, मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या हम जब एक मशीन ले आए हैं उस फैक्ट्री के अंदर, क्या वो एक मशीन यानी कि एक जैसी चार पांच कार्स नहीं बना सकती,
एग्जैक्टली वो बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो मवाद लेके आए हैं, जो मटेरियल्स लेके आए हैं, जो मशीन हम बाय करके लाए हैं, वो स्पेसिफिकली बनी उस चीज़ के लिए। तो इसकी यानी कि रीज़न यही है कि वो 4-5 कार इजीली बना सकती है। तो एग्जैक्ट इसी तरह जो है ना, आप कंपोनेंट्स में आए ज़रा। जब फर्ज करें कि हमने एक कार्स के नेम से ना एक फाइल्स बनाई है, ठीक है? फर्ज करें कि हमने एक कार के नेम से फाइल बनाई है, इसमें ना हमने सारी इन्फो दे दी है। अब इस कार की फाइल को ना हम बार बार भी अपने किसी भी फाइल के अंदर यानी कि रिकॉल करवा सकते हैं। आई होप कि जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपने अंडरस्टैंड किया है कि यानी कि जो भी हम यानी कि कंपोनेंट्स बना लेते हैं उसको हम किसी भी फाइल के अंदर यानी कि इंपोर्ट करवा सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर यूज करके देख सकते हैं उसका यूआई। ठीक है? आई होप कि ये बात आपने अंडरस्टैंड किया। अब देखेंगे इन्होंने 3 कार्स की एग्जांपल दी है। मैंने आपको जैसे ये बोला, फर्ज करो एक कार की फाइल का कोड बना हुआ है। अब एक कार की फाइल का जब कोड बना है, अंडरस्टूड बात है, उसने एक और फाइल की कार का ना कोड बनाने के लिए कार को पेस्ट कर दिया है, यानी कि उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करके पेस्ट कर दिया है। इसी तरह तीसरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार कंपोनेंट शो हो रहे होंगे। आई होप कि आपने ये चीज़ जो है वो समझने की कोशिश की है। ठीक है? अब नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास आता है रीयूजेबिलिटी, मोस्ट पावरफुल थिंग है जो कि हमें सीखनी चाहिए। अब देखें, एक कंपोनेंट को बार बार यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ये कार वाली एग्जांपल ले लें, ये एग्जैक्ट वैसी ही एग्जांपल है। उसने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि हर कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। अब बार बार यूज करने से क्या होगा, फर्ज करो कि मैंने एक पेज ओपन किया है ना, फर्ज करो कि ये मेरे पास है जीपीटी का कंपोनेंट। अब मैंने जीपीटी का कंपोनेंट और लगा दिया, नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा और यानी कि नीचे शो हो जाएगा। अब मैंने एक और लगा दिया, उससे नीचे एक और स्पेस बन जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो हमारा वेब पेज है वो उस चीज को पकड़ेगा, उस चीज को गेन करेगा और नीचे जो है उसका यूआई रेडी करता रहेगा। हमने जस्ट एक फाइल का यूआई रेडी किया था। ठीक है? समझ आ रही है? अब देखें बेटा, सॉरी, अब हमने ना बेसिकली कंपोनेंट्स को यानी कि डिस्कस कर लिया। कंपोनेंट्स का हमने मेन कॉन्सेप्ट जो है वो गेन किया। कंपोनेंट्स के अंदर ना एक वर्ड आता है प्रॉप्स का। इस चीज को भी हमने जो है वो डिस्कस करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉप्स, प्रॉप्स का क्या मतलब है। प्रॉप्स का ना सिंपल सा एक यानी कि मीनिंग याद रखिएगा। प्रॉप का मतलब है डाटा पास करना, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटे को मुंतकिल करना। ये आप कंसिडर कर लें कि फर्ज करें कि आप जो है ना किसी कोरियर वाले को ना अपना पार्सल देते हो, उसको कहते हो भाई यहाँ से इस्लामाबाद भेजना है मैंने। अब वो कोरियर वाला क्या करता है, उसने अपने बंदे हायर किए हुए हैं, अपनी एजेंसीज हैं, उनकी कंपनीज हैं। वो आपका पार्सल आपके एड्रेस से आपके आपसे शिपिंग वो प्लान लेते हैं। देन वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके एग्जैक्ट एड्रेस पे भी वो पहुंचा यानी कि वो पहुंचा देते हैं। तो एग्जैक्ट इसी तरह जो प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स में भी आपने यही काम करना होता है कि अगर फर्ज करो कि आपने ये फुटर के अंदर प्रॉप्स लगाया है ना, अब प्रॉप जब आप फुटर के अंदर लगाओगे तो आप इस फाइल के अंदर रहते हुए जहां भी आपने यानी कि कोड में इस प्रॉप्स को रिकॉल करना है, आप इसको रिकॉल करवा सकते हो। ठीक है? फर्ज करो कि ये फुटर कार्ड के अंदर आपने लगाया, उसके बाद आपने प्रॉप्स क्या रखा है, आपने प्रॉप्स रखा है नेम इज इक्वल टू जिंगर पिज्जा। यानी कि जहां ये मैंने लिखा हुआ ना प्रॉप्स डॉट नेम, अब प्रॉप्स डॉट नेम की जगह H2 की जगह लिखा आएगा जिंगर बर्गर या जिंगर पिज्जा। ठीक है? तो आई होप कि आपने प्रॉप्स का मतलब जाना है कि प्रॉप्स का मतलब होता है डेटे को पास करना, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एक फाइल के अंदर ही डिफरेंट यानी कि एलिमेंट्स में हम डेटे को पास कर सकते हैं, डेटे को यूज कर सकते हैं, जो हमने डेटा उसे असाइन किया होता है। तो ये प्रॉप्स का मतलब था। अब नीचे एक और जरा रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करो कि वेटर को ऑर्डर देना, एक बर्गर एक पिज्जा, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास आते हैं प्रॉप्स। अब इसमें ना कंपोनेंट्स का मतलब भी जाहिर हो रहा है, प्रॉप्स का भी हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है, फर्ज करो कि वेटर क्या है, कंपोनेंट। आप वेटर को कॉल करते हो, आपने कंपोनेंट को कॉल किए। अब वेटर को आप क्या करते हो, आप ऑर्डर प्रोवाइड करते हो कि भाई मेरे लिए पिज्जा ले आओ या शवारमा ले आओ या वट एवर जो भी आपका खाने को दिल कर रहा है, आप उसे ऑर्डर दे देते हो। अब वो वेटर भाई क्या करेगा, आपका ऑर्डर पिक करेगा। ऑर्डर पिक करके आपको वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एग्जैक्ट वैसा ही ऑर्डर ला के दे देगा। अब वो जो ऑर्डर लेके आएगा उसमें पिज्जा होगा या शवारमा होगा, डेट इज कॉल्ड प्रॉप्स। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो मैंने डेली लाइफ एग्जांपल से मर्ज करने की कोशिश की है, इसको गेन किया है। इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसको बार बार हासिल करने से ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी। बट ये कि अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ों को यानी कि वो अंडरस्टैंड किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल वे में हम किस तरह समझ सकते हैं।
क्योंकि हमें जब तक कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आएगा, फाइल्स का स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आएगा, हम यानी कि यूज़ किस तरह करेंगे। कोड तो हम ले लेंगे, कोड तो हम जनरेट करवा लेंगे, बट अगर हमें वो कोड ही सही फाइल्स में पेस्ट करना नहीं आएगा, कोड ही नहीं देखना आएगा, तो उस कोड का क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है, प्रोफेशनल वे में लेके चलना है। अब देखें कि हमने बेसिकली कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब हमने ना सोर्स का एक फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जब हमने इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे बात कर रहे थे। आई थिंक इससे पहले की क्लास में थी कि जिसमें हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को सबको डिस्कस किया था, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिटेल के साथ देखी थी। लेकिन आज इस क्लास में ना हम जस्ट ओनली ये देखेंगे कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर कैसे हम रेडी करें, किस तरह हम बनाएं। हमने बेसिकली करना क्या होता है कंपोनेंट्स में, एक और आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, कंपोनेंट्स यूज होते हैं जस्ट ओनली यूआई बनाने में। ठीक है, क्या चीज बनाने में, हमारा जस्ट ओनली फ्रंट एंड बनाने में कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। कभी भी हम बैक एंड बनाने में कंपोनेंट्स ये यानी कि ये वाले जो है ना सोर्स के अंदर यूज नहीं करेंगे। कंपोनेंट्स जब भी यूज होंगे या तो हम सर्वलेस फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, या हम सॉरी बैकएंड के लिए जब भी हम बैकएंड यूज करेंगे उसके लिए या तो हम सर्वलेस फंक्शन बनाएंगे या हमें सेपरेट बैकएंड बनाना पड़ेगा। कभी भी हम सोर्स के अंदर रहते हुए बैकएंड नहीं बना सकते। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ है ताकि कंफ्यूज ना हो। कंपोनेंट से मुराद सिर्फ ओनली हमारा जो फ्रंट एंड है, जैसे ये चैट जीपीटी की स्क्रीन आपके सामने है, ये फ्रंट एंड बना हुआ है, ये उसका यूआई रेडी हुआ है। अब फर्ज करो कि सोर्स के अंदर ना कंपोनेंट्स का फोल्डर बना है, ये फोल्डर की अलामत होती है, ये हमने डिस्कस भी किया था। अब कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक navbar डॉट जैस की फाइल बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद फूड कार्ड डॉट जैस की फाइल बनी है, फुटर डॉट जैस की फाइल बनी है। अब ये तीन फाइल्स किसके अंदर बनी हुई है, ये कंपोनेंट्स के अंदर बनी हुई है। यानी कि मेन इनका पेरेंट कौन है, ये है, और ये तीनों क्या है, इसके चाइल्ड हैं। अब जारी बात है इस चाइल्ड को ना हम किसी और फाइल में भी जाके इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब जारी बात अगर इंपोर्ट करवाएंगे ना तो ऊपर उसका जो मेन टाइटल आएगा, मेन हेडिंग आएगी, वो नैबार आ जाएगी अगर हमने इसको यानी कि इंपोर्ट करवाया होगा अपने लिहाज से। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर हम ये फोल्डर स्ट्रक्चर को अपनाते हैं ना, ये प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाते हैं, तो हमारा जो कोड है वो क्लीन भी हो जाएगा, इजी प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। अब एक और इधर एक मेन पॉइंट आता है जो कि डेवलपर्स के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है, मस्ट है। वो मेन पॉइंट ये है कि एक हम जब कोड बना लेते हैं ना, कोड हम जनरेट कर लेते हैं, जैसे आपने माशाल्लाह से एआई टूल्स वगैरह डेवलप किए हैं, आपने उसे गिटहब पे पुश किया है। अब इन केस 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपका जनरेट किया हुआ कोड अगर आपको एग्जैक्ट वैसा ही प्रोजेक्ट आ जाता है क्लाइंट से कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट है इसमें एआई टूल बनाना है, आपको याद आएगा अच्छा यार मैंने ना वो 2 मंथ पहले ना एक टूल बनाया था, मेरा कोड भरा हुआ है गिटहब पे। आप गिटहब पे वो कोड ओपन करते हो, आपका लिखा हुआ कोड या आपका जनरेट किया हुआ कोड अगर आपने ओपन किया है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है, क्या कोई दूसरा बंदा उस कोड को समझ सकता है। अंडरस्टूड बात है कि जब आप खुद ही नहीं उसे समझ रहे तो दूसरा बंदा भी कैसे समझ सकता है। अब मैं ना इधर अपना एक बताता हूँ, मेरे साथ जैसे जब मैंने स्टार्टअप किया ना, तो मेरे जो सीनियर थे, मैं अक्सर मुझे ना ये था कि मैं ना फाइल्स के नाम ना उल्टे सीधे रख देता था, कभी टी टी डॉट टी एक्स है, कभी जी जी डॉट टी एक्स है। तो मेरे जो बॉस हैं ना दानिश भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि यार वलीद ये जो काम तुम करते हो ना ये अनप्रोफेशनल है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो खैर ये चीज़ें जो है ना ये सीखने से ही आती हैं, सीखने से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती है। बट ये है कि हमने जब भी कंपोनेंट्स के नाम बनाने हैं ना प्रोफेशनल वे में बनाने, हमने कोई भी रफ नाम नहीं उनका देना। आई होप कि आपने कंपोनेंट का जो मेन फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको भी टैकल किया है, उसको भी अंडरस्टैंड किया है कि किस तरह हम इसको यानी कि बना सकते हैं। अब ये गोल्डन रूल्स हमें बता रहा है सीनियर लेवल टिप्स के। कह रहा है कि कंपोनेंट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, कि जब भी आप कंपोनेंट की कोई फाइल बनाओ ना उसका नाम कोशिश करो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर से हो, लेकिन ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है क्योंकि हमने प्रोफेशनल वे में चलना है, हमने कोई लल्लू पंजू नहीं बनना, हमने प्रोफेशनल वे में लेके अपने आप को चलना है। तो इसलिए हमें अपना जो नाम है वो कैपिटल रखना चाहिए। एक कंपोनेंट एक काम, यानी कि हर कंपोनेंट का एक काम है, इसको हमने डिस्कस कर लिया कि नैप बार जो है वो फुटर का काम नहीं कर सकता, फुटर जो है वो नैप बार का काम नहीं कर सकता। रीयूजेबल बनाओ, यानी कि एक कंपोनेंट को आप दूसरे कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर सकते हो, रीयूजेबल हो सकता है। लॉजिक प्लस यूआई सेपरेट रखो, यानी कि लॉजिक भी सेपरेट रखो, यूआई भी सेपरेट रखो। इसका क्या मतलब है, ये फोर वाले पॉइंट का इसका मतलब है कि आप ये कोशिश ना करो कि भाई फुटर और मैं जो ना इसका जो फूड कार्ड है इन दोनों का कोड मर्ज कर देता हूँ। कर तो देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बन सकता है एक फाइल के अंदर, लेकिन कोशिश ये करें
अप्रोच ये रखें अपने कि फाइल जो है वो सेपरेट बना लें। अब फाइल सेपरेट बनाने का ये बेनिफिट होता है कि जब आप फाइल सेपरेट बना लेते हो ना, उसमें हमें जो है ना इन फ्यूचर अगर एपीआईज की इंटीग्रेशन करनी पड़ जाती है, या हमें कोई एलएलएम मॉडल मर्ज करना पड़ जाता है, या हमें कोई और फंक्शनैलिटीज ऐड करनी पड़ जाती हैं, या कोई और फिक्चर्स ऐड करने पड़ जाती हैं, तो हमारे लिए कोड को समझना, कोड को जानना वो इजी हो जाता है। तो इसलिए सेपरेट फाइल रखना वो ज़्यादा बेस्ट है। वाइल डैट आप जो है इसमें एक फाइल के साथ भी काम अपना चला सकते हो। अब नीचे चलते हैं, मिनी प्रैक्टिस जो है, कहता है कि तुम ये बनाओ, कहता है कि अब उसने हमें वो टास्क दिया है, कहता है कि यूजर कार्ड कंपोनेंट बनाओ, नेम शो करें, एज शो करें, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट बनाओ, प्रोडक्ट नेम शो करे, प्राइस शो करे, उसके बाद बटन कंपोनेंट बनाओ, टेक्स्ट प्रॉप से क्या आएगा। अब बेसिकली ये मेन जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन मेक इट। इसका सिंपल सा तरीकेकार है कि माशाल्लाह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सारे हैं, आपके पास प्रॉम्प्ट की स्किल है, काम वही करना है, हमने कोई रट्टा नहीं लगाना, उठाना है इस तीनों टॉपिक्स को, ठीक है, टॉपिक को उठा के फेंकना है क्लाउड पे, जीपीटी पे, पहले समझना है कि हाउ वी कैन मेक इट, कि हम इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं, किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है, लॉजिक समझना है, जानना है किस तरह इसने हमें बताया, उस लॉजिक को एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट करना है अपने वीएस कोड के अंदर। ये सिंपल सी आपकी असाइनमेंट है। अगेन सुन लें कि इन तीनों टॉपिक्स को उठाना है, उठा के जीपीटी क्लाउड पे फेंकना है, प्रॉम्प्ट राइट करना है कि मैं इनको बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, हाँ, यानी कि किस तरह इनको बनाया जा सकता है, इसमें किस तरह मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, चीज़ें भी लास्ट में अंडरस्टैंड करनी, जैसे वो बताए स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ये आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने आज की जो थ्योरेटिकली क्लास थी हमारी कंपोनेंट्स के बारे में, प्रॉप्स के बारे में, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको गेन किया है। अच्छा जी, बेसिकली ना हम प्रैक्टिकल वर्क पे आ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ अपना ना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जो हम बना रहे थे रिएक्ट जर्नी के नेम से, डेस्कटॉप के ऊपर हमने रखा हुआ है आई थिंक। ये है जी प्रोजेक्ट हमारा, आई थिंक किधर गया भाई, ये है जी रिएक्ट जर्नी, फर्स्ट टैब का प्रोजेक्ट है, ओपन विद कोड। अब देखें ना इधर ना, वो हम एक कॉन्सेप्ट को ना अगेन रिकैप करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया ना कंपोनेंट का, ताकि प्रैक्टिकल वर्क आपका थोड़ा सा इधर ही हो जाए। मैं ज़रा इस ऐप को रन कर लूँ, ये वाला क्लाउड ओपन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन क्लाउड से याद है कि सिस्टर का क्वेश्चन था क्लाउड के बारे से भी, उसको भी अभी हमने डिस्कस करना है, तो काम थोड़ा सा हमने इसमें करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम क्लास का भी एंड हो रहा है। अच्छा, ये मैंने क्लाउड ओपन किया है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, अब फर्ज करें कि मैंने ना इस ऐप डॉट टी एक्स फाइल है और ये मेरे पास नैफ बार डॉट टी एक्स फाइल है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने ना एक हीरो सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है जी? हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन से मुराद क्या है? नैप बार के नीचे जो सेक्शन आएगा। अब मैंने करना क्या, कंपोनेंट्स के अंदर ना एक मैं फाइल बना लेता हूँ हीरो सेक्शन से नेम की, मैं इसको कह देता हूँ हीरो डॉट टी एस एक्स। मैंने एक फाइल बना ली हीरो सेक्शन के नेम से। चलो भाई बना दो फाइल, ठीक है जी, फाइल इसने बना दी है। अब फर्ज करो मैं ये नैप बार का कोड उठाता हूँ, ठीक है, क्लाउड के पास आता हूँ, कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे कहता हूँ कि आई हैव हीरो, आई क्रिएटेड हीरो डॉट टी एक्स फाइल, यू हैव टास्क टू क्रिएट हीरो सेशन फॉर दैट फाइल, गिव कंप्लीट कोड फॉर हीरो फाइल। इंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, ये मुझे कोड जनरेट कर देगा हीरो का। अब करना वही है कि हमने कॉपी पेस्ट करने से पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, बट ये कि टाइम शॉर्ट है, मैं जस्ट ओनली कॉपी करूँगा
और पेस्ट करके जस्ट आपको दिखाऊंगा ताकि थोड़ा सा हमारा जो फ्लो है इस हवाले से वो चल सके। ठीक है, कंपोनेंट्स को इसने देखा है, उसका कलर थीम देखा है, अब ये हीरो का जो कोड है वो बना रहा है। जैसे ही कोड जनरेट करते हैं उतनी देर में सिस्टर का जो क्वेश्चन था वो क्लियर कर देते हैं। सिस्टर देखें, क्लाउड की जो लिमिट है ना फ्री में इतनी ही है, फ्री में जो लिमिटेशन है वो कम है। अब इसमें ना आप इस चीज़ को इस तरह टैकल कर सकते हैं, मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप ना अपने डिफरेंट अकाउंट्स लगा लें। मैंने देखे कितने अकाउंट्स लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 7 8 9 6, यानी कि 7 से 8 अकाउंट्स मैंने लगाए। आप 7 से 8 अकाउंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। फर्ज करो एक में लिमिट खत्म हो गई, दूसरे को यूज कर लें, दूसरे में खत्म हो गई, तीसरे को यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज को लेके चल सकते हैं। दूसरा, इसका कोई भी अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है जो कि फ्री में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एक चैट लेंथी हो रही है ना, कोशिश करें उस चैट को ब्रेक करके नेक्स्ट चैट में चले जाएं। एक यहाँ ये अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है डिफरेंट अकाउंट्स बना लें जीमेल्स के, ताकि आप जो है वो मल्टीप्लाई टाइम इसे यूज़ कर सकें। तो आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली है और ये मसला आपको आपका सॉल्व हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि कोड को हम जो है वो अंडरस्टैंड फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कल इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं जस्ट इसका कोड कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये हीरो जो फाइल है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने ये हीरो फाइल में पेस्ट कर दिया। इस फाइल को करता हूँ सेव। अब इधर हमने ना कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करवाना है, जैसा कि हमने अभी बात की है कि कंपोनेंट जो है वो हम रीयूजेबल कर सकते हैं। फर्ज करो हीरो का फाइल तो इधर है, लेकिन मेन जो फाइल है ना इसकी app.txt, जिसके अंदर ये नैवबार का कंपोनेंट लगा हुआ है, यानी कि ये कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है। तो इसका मतलब है फर्ज करो कि मैं ना हीरो का मैंने एच भरा रखा है, एक कंपोनेंट बनाता हूँ हीरो, कंपोनेंट शो हो रहा है, इसको मैंने एंटर किया है, ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब मैं ज़रा कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम ब्राउज़र चेक करते हैं अपना ज़रा। ठीक है, नीचे शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो सेशन है वो बन चुका है। तो आई होप कि आपने ये देखा है कि किस तरह हम एआई की मदद से इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब देखिए ना, इसमें हम और ज़्यादा अभी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफली हमें आइडिया दे रहा है। तो बस ओनली जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने दिखाया है, कल इंशाल्लाह इसको सारा डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे।